कुछ चीज़ें हम बाहर से जैसे देखते हैं अंदर से वो चीज़ वैसी होती नहीं है। अगर जापान और जर्मनी की बात करें तो हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, क्योंकि हम सभी ने आज तक यही सुना है। अगर जापान जर्मनी का दोस्त था तो उसने ब्रिटेन के कहने पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी की कॉलोनीज पर अटैक क्यों की थी? अगर जर्मनी जापान का दोस्त नहीं था तो उसने क्यों जापान के मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में जापान की हेल्प की थी? तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे जापान और जर्मनी एक दूसरे से लड़ सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, अगर ये चीज उनके साथ होता तो। सबसे पहले तो कहानी में चलते हैं 19th सेंचुरी में, जहां जापान को अमेरिका डरा धमकाकर और उसके नेवल थ्रेट देकर कन्वेंशन ऑफ कनागावा साइन करवाता है अपने फायदे के लिए। ये कन्वेंशन ऑफ कनागावा के तहत यूएसए जापान के सारे पोर्ट्स को खोल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और इससे होता ये कि जो जापान पूरी दुनिया से 200 साल तक आइसोलेटेड रहा था, जो आउटसाइडर्स से ट्रेड ही नहीं करना चाह रहा था, तो उसकी सारी आइसोलेशन जो है यहाँ पर आके ख़त्म होती है। इस ट्रीटी के बाद फॉरेन पास से जापानीज लोग नाराज़ होने लगते हैं और वहाँ पर एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस ट्रीटी के बाद वो मिलिट्री गवर्नमेंट की पावर कम हो जाती है और वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि उनके एक्चुअल एम्पायर ही सारे पावर्स को डिजर्व करते हैं। तो सीधी सी बात है, 1868 आते आते जापान के अंदर शोगुनेट का कंट्रोल नहीं रहता। तो प्रोशियन एम्बेसडर्स, जो कि आज के जर्मन हैं, उन्होंने जापान के साथ अर्ली कल्चरल टाइज बनाने की कोशिश की थी पहले से ही, क्योंकि जापान जो था वो भले ही पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था, लेकिन उसने जो है डच से ट्रेड अलाउ किया था। और क्योंकि जर्मन और डच लैंग्वेज में कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो इसके वजह से जर्मन लोगों को जापानीज लोग एक्सेप्ट करने लगे और उन्होंने वहाँ पर एक ट्रेड डील भी की थी जर्मनी के साथ। हालांकि जो प्रोशियन गवर्नमेंट के साथ जापान की डील हुई थी वो शोगुनेट गवर्नमेंट जब थी तब हुई थी, और ये डील या फिर ये जो ट्रीटी थी वो अनइक्वल थी। तो इसके वजह से शोगुनेट गवर्नमेंट जब थी जापान में तो उसके खिलाफ डिससैटिस्फैक्शन और भी बढ़ गया था लोगों के अंदर। 1863 में जापान और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ रहे थे और उस वक्त जापान ने देखा था ब्रिटेन की मिलिट्री पावर्स को और उसके स्ट्रेंथ को, उसके इंडिपेंडेंस को, और जापान भी यही अपने कंट्री के अंदर करने के बारे में सोचने लगा। तो 1867 में पावर को संभालने के बाद इंपेरर मेजी जो है जापान के लिए प्रोशिया के साथ एक फेवरेबल ट्रीटी बनाते हैं। मैक्स वन ब्रांड 1862 में जापान आया था दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद जर्मनी का डीप इम्पैक्ट जापान के एजुकेशन, मिलिट्री सिस्टम और लॉ सिस्टम में देखने को मिला। तो यहाँ से जापान जर्मन प्रोफेशनल्स को हायर करता है और खास करके जापान जर्मनी से मिलिट्री सिस्टम के बारे में कई सारी चीजें सीखने लगता है। जर्मन जनरल KW जैकब मैकल जापान के आर्मी कॉलेज में टीचर बनते हैं और उन्हीं के ट्रेनिंग के अंदर जापान इंपीरियल आर्मी का बेस तैयार करता है। उनको वहां पर इतनी रिस्पेक्ट मिली थी कि उनके डेथ के बाद भी वहां पर उनका ब्रोंज स्टैच्यू बनाया गया था। मेजी एरा से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक जापान और जर्मनी की रिलेशन बहुत अच्छी थी। प्रशो जर्मनिक मिलिट्री सिस्टम जापान के लिए एक बैकबोन बन गया था। 1871 में जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था तो उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क के अंदर जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना था और उसका सिर्फ एक ही गोल था कि ब्रिटेन को नेवल रेस में हराना है। तो इस तरह जर्मनी का गोल जापान को नेवल रेस में बीट करना था और जापान और जर्मनी एक दूसरे के मिलिट्री और इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करते चल रहे थे। लेकिन जापान हर वक्त जर्मनी से सीख रहा था, स्पेशली जर्मन एडवाइजर्स से। इसी माइंडसेट ने मिलिटरिज्म को जापान की आइडेंटिटी बनाया, जैसे यूनिवर्सल मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन, आर्मी के लिए रेलवेज और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कमांड सिस्टम। जियोग्राफिकली दोनों एक दूसरे से दूर थे। जर्मनी अफ्रीका में कॉलोनीज ले रहा था और जापान चाइना और रशिया में हावी हो रहा था। एक्सपेंशन अलग अलग था, इसीलिए कंपटीशन नहीं था। तो यहाँ पर कह सकते हैं वर्स्ट नेबर्स या फिर बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स के जैसा उनका रिलेशन था। लेट 1800s तक जापान इतना स्ट्रांग हो चुका था कि जर्मनी को भी कंसर्न होने लगा कि कहीं ये लोग हमें भी बीट ना कर दें। लेकिन फिर भी जर्मनी जापान को कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा था। और फिर यहाँ पर देखने को मिलती है एक ट्विस्ट। टाइम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 50 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और अच्छी फ्रेंडशिप के बाद जर्मनी और जापान एक दूसरे के आमने सामने थे। ये हुआ इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन ने जापान को लालच दी थी। जापान ने जर्मनी के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ब्रिटेन वालों के साथ मैच हो रहा था। 1902 में जापान ने ब्रिटेन के साथ एंग्लो जापानीज अलायंस को भी साइन किया था। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है तो ब्रिटेन ने जापान से कहा कि वो जर्मन नेवल प्रेजेंस को एशिया पैसिफिक से हटाएं, और जापान ने उसी अलायंस के अंदर ब्रिटेन की मदद तो की, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए।
जापान चाहता था उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले और लीग ऑफ नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में उसकी जगह हो, जो कि वर्ल्ड पीस के लिए बनाई गई थी। उस वक्त जापानीज मिलिट्री ने एक हिस्ट्री बनाई थी जब उन्होंने सी प्लेन कैरियर से एयर रेड्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होते होते जर्मनी की सारी जो कॉलोनीज थी वो सरेंडर कर गई थी और जापान की जो इकोनॉमिक बूम थी वो लगातार प्रोग्रेस कर रही थी। और 1915 में जापान ने ब्रिटेन के कहने पर सिंगापुर में इंडियन ट्रूप्स की रिबेलियन को क्रश करवाया था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जर्मनी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गया था और वहीं से बाद में जाके एडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी हमें जर्मनी में देखने को मिलते हैं, जो कि बाद में जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड का रीजन बनने वाले थे। जापान ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अलायंस के लिए काफ़ी सारा काम किया था, लेकिन यूरोप ने उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था और वो चीज़ जापान फील करने लगा। ब्रिटेन ने उसकी नेवी की तारीफ जरूर की, लेकिन कभी भी उसे वो डिजर्विंग रिस्पेक्ट नहीं मिला, ना ही कोई उसे इक्वल पार्टनर मानने को तैयार था। और यहाँ से जापान को लगने लगता है कि उसे उसके सैक्रिफाइसेस का रिवॉर्ड नहीं मिला और ये अनफेयर ट्रीटमेंट रेसिज्म की वजह से था, ऐसा जापान फील करने लगा। जापान ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान रेशियल इक्वलिटी का ऑफर रखता है ताकि जापानीज इमिग्रेंट्स को ग्लोबली इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इस मामले में फ्रांस और इटली जापान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए जापान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जापान को समझ में आता है कि वेस्ट कभी भी उसका एक असल दोस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ से जापान का जो इकोनॉमिक बूम था वो भी खत्म होने लगता है और जापान धीरे धीरे करके इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट हो जाता है और जापान के अंदर फिर से हमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखाई देने लगती है। तो जापान को यहाँ से लगता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो सॉवरेनिटी है, जो डिग्निटी है, जो उसका सम्मान है, वो खत्म होती जा रही है। तो यहीं से ही 1920s और 30s के अंदर जापान में एग्रेसिव मिलिटरिज्म का जन्म होता है। 1931 में जापान क्या करता है कि चाइना के अंदर जो मंचूरिया स्टेट आता था उसको जाके अपना पपेट स्टेट बना लेता है। तो इसी कारण से जापान को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जापान और जर्मनी के डिप्लोमेटिक टाइज तो टूट गए थे, लेकिन 1920s में कुछ कल्चरल इनिशिएटिव्स भी शुरू हो चुके थे, जैसे जापानीज जर्मन सोसाइटी और जापानीज जर्मन कल्चरल सोसाइटी। जर्मनी ने अपनी टेरिटरी लॉस को भुलाकर जापान से दोस्ती की कोशिश की और जापान भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो दोनों कंट्रीज एक बार फिर से साथ में आ जाते हैं, जहां उन दोनों को वेस्ट से निराशा मिली थी और उनका जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी सिमिलर हो गया था। 1920 से 30s में जापानीज स्टूडेंट्स यूरोप के बजाय जर्मनी जाने लगे एजुकेशन के लिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की अप्रोच करते ही सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होने लगी। 1925 में हिटलर ने मेन काम्फ लिखा था, जिसमें जापान के साथ अलायंस उसके गोल्स का पार्ट बताया था और इंटरनेशनल एनिमीज को हराने के लिए उसने ऐसा किया था। 1933 में नाज़ी पार्टी के पावर में आते ही जर्मनी में जेनोफोबिया और एंटी एशियन रेसिज्म बढ़ने लगता है और जापानीज और चाइनीज स्टूडेंट्स पे अटैक होने लगता है और यहाँ से जापान और चाइना दोनों ही अपने स्टूडेंट्स को जर्मनी ना जाने की वार्निंग देते हैं और फिर से जापान और जर्मनी की दोस्ती में दरार आ जाती है। लेकिन दुश्मन तो दोनों के एक ही थे। जापान और जर्मनी दोनों ही वेस्ट और रशिया से हेट करते थे। तो 1938 में हिटलर के रिप्रेजेंटेटिव जापान आते हैं और बर्लिन में भी जापानीज एम्बेसी बनने लगती है। 1940-41 में जापानीज फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी और इटली से मिलकर ट्रिपाटाइट साइन करते हैं। जापान हमेशा से ही दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखता आ रहा था, जैसे एंसेंट चाइना से रिलीजन और कल्चर, प्रशिया से मिलिट्री सिस्टम और ब्रिटेन से सबमरीन वॉरफेयर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान और जर्मनी ऑफिशियली एलाइज तो थे, लेकिन अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ रहे थे। जर्मनी यूरोप और रशिया में लड़ रहा था, तो जापान चाइना और पैसिफिक में लड़ रहा था। 1940 में जनरल यामाशिता बर्लिन जाते हैं और वहाँ पे वो जर्मनी की एयर स्ट्रैटेजी देखते हैं और जब वो वहाँ पर गए थे तो हिटलर खुद उनके सामने आके कहता है कि वो जापान से ऑब्सेस्ड है। हिटलर बचपन से ही जापान का एडमायरर था और वो रशियो जापानीज वॉर से इंस्पायर्ड हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग तो थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो थी। अलायंस सिर्फ नाम का था। जर्मनी ने जापान को रशिया पर अटैक करने से तब तक रोक के रखा जब तक उसके खुद के सोल्जर्स रेडी नहीं थे। तो इस तरह यहाँ तक आते आते जर्मनी ने जापान को कई सारी सिचुएशंस में हेल्प की थी। तो उसी तरह जापान भी जर्मनी का एडमायरर था और उसने जर्मन ऑफिशियल्स को अपने 3 कटाना सॉर्ड्स यानी कि तलवार गिफ्ट किया था। तो दोस्ती तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी सिचुएशंस में, लेकिन क्या वो एक्चुअल दोस्ती थी? यहाँ पर एक छोटी सी बात हाईलाइट करना चाहूँगा। भले ही जापान जितना भी पावरफुल हुआ हो, भले ही जापान ने कई सारी कॉलोनीज को कैप्चर किया हो, भले ही जापान कुछ भी करे, वो यूएसए को एक अनरीचेबल सुपर पावर मानता था, लेकिन पर्ल हार्बर के बाद जापान यूएसए के साथ वॉर डिक्लेयर करता है और उधर हिटलर भी यूएसए के खिलाफ वॉर अनाउंस करता है।
ट्रिपटाइड अलायंस जो कि जापान, जर्मनी और इटली की थी, उनमें कोई ग्लोबल स्ट्रैटेजी नहीं थी। इटली तो वैसे भी जर्मनी से हर चीज़ में हेल्प मांगता था और यहाँ पर जर्मनी और जापान भी अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। तो यहीं पर कहा जाता है कि अगर जर्मनी और जापान के इंटरेस्ट क्लैश करते तो वो एक दूसरे के साथ भी लड़ सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान।